brought to you by Bank of India. आपकी स्क्रीन पर दिख रहे शख्स का नाम बाओ फान है। इनकी उम्र 53 साल है। पेशा बैंकर। 2005 में इन्होंने चाइना रेनेसा नाम की कंपनी बनाई। ब्लूमबर्ग के बिजनेस से जुड़े 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में ये शामिल हुए। कुछ बरस बाद बाओ अचानक गायब हो गए। फरवरी 2023 से उनका कोई अता पता नहीं है। बस इतना बताया गया कि उनसे करप्शन के मामले में पूछताछ चल रही है। अब खबर आई है कि बाओ की संपत्ति 90% तक घट चुकी है। 2021 में बाओ के पास 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी, जो अब घटकर 400 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। बाओ की तरह चीन में ऐसे कई लोग हैं जो अचानक गायब हुए और फिर वो कभी नहीं दिखे तो बस सूचनाओं की शक्ल में आने वाले अपडेट्स के तौर पर। कुछ बड़े नामों पर गौर करिए। चिन गांग चीन के विदेश मंत्री थे, जून 2023 से लापता है। हू जिनताओ चीन के पूर्व राष्ट्रपति, अक्टूबर 2023 से लापता हैं। गुओ गुआंगचांग चीन के उद्योगपति और इन्वेस्टर, 2015 से गायब है। ली युचाओ चीनी सेना के कमांडर थे, अगस्त 2023 से गायब है। ली शांगफू चीन के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, वो भी अगस्त 2023 से गायब है। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबके गायब होने का एक पैटर्न है। जिस शख्स को सरकार टारगेट करती है वो एक दिन अचानक गायब होता है। पहले बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति बीमार है, फिर पता चलता है कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई। अगर किस्मत ठीक हुई तो महीनों बाद खबर आती है कि फलाने केस में इतनी सजा मिली। किस्मत खराब हुई तो वो खबर भी नहीं आती। तो आज के शो में हम जानेंगे कि बाओ फान की पूरी कहानी क्या है, चीन में जाने माने लोग गायब क्यों हो जाते हैं और गायब होने के बाद वे लोग आखिर जाते कहाँ हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। चीन दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। चीन आबादी और आकार के लिहाज से क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है। उसके पास सबसे बड़े स्टैंडिंग आर्मी भी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप भी है, यानी उसके पास वीटो का अधिकार है। जियोपॉलिटिक्स में इसकी अलग अहमियत है। इन सब के बावजूद चीन घरेलू विवादों के चलते चर्चा में बना रहता है। दरअसल चीन में वन पार्टी सिस्टम है, माने एक ही पार्टी का सिक्का चलता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP, यही पार्टी देश चलाती है। ऐसा नहीं है कि चीन में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। चाइना डेमोक्रेटिक लीग, चाइना एसोसिएशन फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी जैसी पार्टियां हैं, मगर उनके पास नाम मात्र की शक्ति है। 1949 के बाद सत्ता सिर्फ CCP के पास रही। इसके जनरल सेक्रेटरी हैं शी जिनपिंग। ये पार्टी में सबसे बड़ा पद है। आमतौर पर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ही देश का राष्ट्रपति बनता है। मार्च 2013 से शी जिनपिंग देश के राष्ट्रपति हैं। वो हू जिनताओ के बाद देश के राष्ट्रपति बने। वही जिनताओ जो अक्टूबर 2023 से गायब है। हालांकि जिनताओ अकेले नहीं हैं। वो जहां भी पहुंचे हैं वहां उन्हें अकेलापन कतई महसूस नहीं हो रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनसे पहले और उनके बाद कई और हस्तियां वही पहुंची या उनका वही हश्र हुआ। अब सवाल ये उठता है कि चीन में इतने बड़े लोग अचानक गायब क्यों हो जाते हैं। चीन में ये ट्रेंड नया नहीं है, ये माओ ज़ेडुंग के समय से चलता आ रहा है। माओ आधुनिक चीन के संस्थापक थे। उन्हीं के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी, CCP की सरकार बनी। माओ ने अपने समय में 100 फॉलोअर्स कैंपेन चलाया था। इसके तहत लोगों को आलोचना करने की छूट दी गई थी। जिन्होंने आलोचना की उनको चुन चुन कर ठिकाने लगाया गया था। इसके अलावा भी समय समय पर माओ ने शुद्धिकरण अभियान चलाया, जिसमें संभावित विरोधियों को टारगेट किया जाता। कुछ बड़े उदाहरण देखिए। नंबर 1, लिन बाओ। उन्होंने चीन के गृह युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। गुरिल्ला सेना की कमान भी संभाली थी। वो माओ के करीबी बन गए। जब सिविल वॉर खत्म हुआ तब CCP की सरकार बनी, मगर लिन ने राजनीति में जाने से मना कर दिया। फिर भी उनको 1954 में चीन का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। चूंकि सेना में उनकी पकड़ अच्छी थी, इसलिए माओ एक समय के बाद उनसे असहज होने लगे। कुछ जानकार कहते हैं कि माओ को डर था कि लिन सेना के साथ मिलकर उनका तख्ता पलट कर सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे माओ ने उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया। 1971 में एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है इसके पीछे माओ का हाथ था। दूसरा उदाहरण, लियू साउची। उन्होंने भी सिविल वॉर में चीन की जीत के लिए अहम भूमिका निभाई थी। माओ के दौर में आर्थिक मसलों पर नीतियां बनाते थे।
उनकी कहानी भी लिन बाओ जैसी ही है। माओ उनसे भी असहज होने लगे थे, इसलिए उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा गया। वहां डायबिटीज से उनकी मौत हो गई। शी जिनपिंग के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत यूं तो माओ के दौर में ही हो चुकी थी, लेकिन माओ की मौत के बाद वो तेजी से आगे बढ़े। आखिरकार 2012 में वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। मार्च 2013 में उनको मुल्क का राष्ट्रपति चुन लिया गया। वो माओ के बाद सबसे लंबे समय तक चीन की सत्ता में रहने वाले नेता बन गए हैं। जिनपिंग ने आजीवन पद पर बने रहने का इंतजाम भी कर लिया है, बिल्कुल माओ की तरह। इसलिए कई जानकार मानते हैं कि जिनपिंग माओ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने माओ की एक और परंपरा को लागू किया है, जिनसे खतरा लगे उनको निपटा दो। खतरा सत्ता के साथ साथ ऑप्टिक्स खराब होने का भी हो सकता है। इस कड़ी में अनगिनत लोगों को रास्ते से हटाया गया। पूर्व विदेश मंत्री चिन गांग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू के बारे में हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बात की थी। उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सितंबर 2024 में खबर आई है कि चिन गांग को विदेश मंत्रालय में किसी छोटी पोस्ट पर रखा गया है, जहां वो पब्लिक लाइफ से दूर रहते हैं। ये तो राजनीतिक चेहरों की बात हुई, जहां किसी नेता के बढ़ते रुतबे से खतरा समझ में आता है। लेकिन जिनपिंग के कार्यकाल में कई फिल्मी सितारे और बड़े उद्योगपति भी गायब हो चुके हैं। जिनपिंग को उनसे क्या दिक्कत है? जैक मा के उदाहरण से समझिए। जैक मा ई कॉमर्स वेबसाइट अलीबाबा के फाउंडर थे। इनको चीन में अमेज़न की टक्कर का बताया गया। सितंबर 2014 में जैक की कंपनी की कीमत 12 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गई थी। इस तरह जैक मा चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। पश्चिमी देशों की सफलता के उदाहरण के रूप में जैक मा का नाम लिया जाने लगा। 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैक मा को मिलने के लिए बुलाया। चीन में उनका रुतबा बढ़ने लगा, उन्हें डैडी मा कहकर बुलाया जाने लगा। इससे जिनपिंग सरकार असहज हुई। इसके बाद सीसीपी ने जैक मा के खिलाफ कैंपेन चलाया। प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स में उनके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे गए। उन्हें पूंजीवाद का प्रतीक बताया गया। जैक मा को सन और ग्रैंडसन जैसे उपनामों से बुलाया जाने लगा। इसी दौरान जैक मा ने चीनी बैंकों की आलोचना की, कहा कि वो ग्राहकों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे चीन में जिनपिंग की आलोचना के तौर पर देखा गया। फिर चीनी सरकार ने जैक के खिलाफ जांच बिठाई। 2020 के बाद से वो दिखना बंद हो गए। 2023 में वापस आए, लेकिन अब वो बहुत कम ही नजर आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो अब जापान में रहते हैं। उन्होंने ग्लैमर वाली जिंदगी त्याग दी है। आपने नेता और बिजनेसमैन के उदाहरण देखे, अब एक उदाहरण फिल्मी जगत का भी देख लीजिए। चीनी एक्ट्रेस जाओ वेई अगस्त 2021 में कुछ महीनों के लिए गायब हुई। वो 25 वर्षों से भी ज्यादा समय से फिल्मी दुनिया में थी। उन पर चीन में पश्चिमी रहन सहन फैलाने का आरोप लगा। अगस्त 2021 में ही उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल और उनकी फिल्में चीन में बैन कर दी गई। आरोप यह भी लगा कि वो विदेश जाकर वहां के नेताओं से मिलती है। 2024 में जाओ वेई पर लगे कुछ इंटरनेट प्रतिबंध कम हुए हैं। अब हालिया मुद्दे पर लौटते हैं। बाओ फान का जन्म अक्टूबर 1970 में शंघाई में हुआ। उनके माँ बाप सरकारी नौकरी में थे। बाओ ने अपना हाई स्कूल अमेरिका में पूरा किया, फिर वापस चीन आकर आगे की पढ़ाई की। उनके करियर की शुरुआत मॉर्गन स्टैनली से शुरू हुई। सन 2000 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 5 बरस के बाद चाइना रेनेसा नाम की प्राइवेट बैंकिंग कंपनी शुरू की। 2015 में बाओ ने चीन की 2 फेमस फूड डिलीवरी कंपनी मिटुआन और डाइनपिंग को मर्ज करवाने में मदद की। दोनों कंपनी के मर्ज से सुपर ऐप बना, जो चीन में खूब लोकप्रिय है। फरवरी 2016 में चाइना रेनेसा को बेस्ट चाइना डील और बेस्ट प्राइवेट इक्विटी डील के लिए फाइनेंस एशिया अचीवमेंट्स अवार्ड्स मिले। बाओ फान के सितारे बुलंदी पर थे। उनकी कंपनी लगातार ऊपर बढ़ रही थी। फिर फरवरी 2023 में ऐसी घटना हुई कि सबके होश उड़ गए। कंपनी ने बताया कि बाओ मिल नहीं रहे। हफ्ते भर बाद कंपनी ने नया स्टेटमेंट जारी किया। बोली बाओ के खिलाफ कोई जांच चल रही है, बाओ उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। जब यह खबर बाहर आई तो बाओ की कंपनी की कीमत आधी हो गई, लेकिन कंपनी ने कहा कि हम अपना काम वैसे ही जारी रखेंगे। पर 1 बरस बाद बाओ ने कंपनी के सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। वो इस समय कहाँ हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके खिलाफ ना तो कोई आरोप लगाया गया है और ना ही ये बताया गया कि बाओ के खिलाफ कभी मुकदमा चलेगा भी या नहीं। 11 सितंबर 2024 को इस मामले में एक नया खुलासा हुआ। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक बाओ के गायब होने के बाद सरकारी अधिकारियों ने उनकी कंपनी को 92 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा था। कंपनी ने इसको अपनी बैलेंस शीट में दर्ज किया है। हालांकि ये पता नहीं चला कि पैसे मांगने वाली सरकारी एजेंसी कौन सी थी।
हमने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो आनंद कुमार से पूछा कि जाने माने लोगों को गायब करने के पीछे चीन सरकार की आखिर ये मंशा क्या होती है। चीन जो देश है वो ऑथोरिटेरियन देश है, वो भारत की तरह प्रजातांत्रिक देश नहीं है जहाँ की हर चीज के लिए आपको लॉ का ड्यू डिलीजेंस की जरूरत है। वहां पे जो है किसी भी व्यक्ति को अगर ये समझाया जाता है कि अगर ये देश के हित में या देश की नीतियों के हित में नहीं है तो उसको वहां की सरकार गायब कर देती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले वहां के जो विदेश मंत्री थे वो गायब हो गए थे। तो वहां सरकार को ऐसी शंका थी कि जो विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, तो इसलिए उनको गायब कर दिया गया था। वो आज अभी सूचना मिली है कि 4 घंटे पहले वो फिर से आ गए हैं और उनको देश में एक लो लेवल का काम दे दिया गया है। मतलब और निश्चित रूप से उनके ऊपर निगरानी भी रखी जाएगी ताकि कहीं वो पलायन ना करें। गायब हुए लोगों के मामले में एक जैसा पैटर्न दिखता है, उनकी खोज खबर शायद ही कभी बाहर आती है। हालिया उदाहरण पूर्व विदेश मंत्री चिन मांग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू का है। दोनों पहले पब्लिक से गायब हुए, फिर बताया गया कि वो बीमार है। कुछ समय बाद उनकी जगह पर किसी और को बिठा दिया गया। एक समय तक चीन के सबसे अमीर शख्स जैक मा के साथ भी यही हुआ था। इस पैटर्न की आखिर वजह क्या है? गायब होने वाले लोग आखिर जाते कहाँ हैं? देखिए, जैक मा जो गायब हुए थे तो उसके पीछे कारण ये था कि जैक मा एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हो गए थे चाइना में, और चाइनीज सरकार को ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं अब ये देश की नीतियों के खिलाफ जा रहा है। चाइना एक कम्युनिस्ट देश है जो बीच में वहां पे अर्थव्यवस्था बदली गई थी ताकि चाइना विकसित हो सके। तो उस दौरान जो है कई पूंजीपति उद्योगपति वहां पे उभर करके सामने आए थे, लेकिन एक समय के बाद ऐसा लगा कि वहाँ के जो रूल ऐसा लगा कि ये जो हमारे देश का जो सिस्टम है उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। और जैक मा की जो नीतियां हैं वो ऐसा लग रहा था कि वो देश को चैलेंज कर सकती हैं, तो इसलिए जैक मा को गायब कर दिया गया था। और जैक मा काफी दिनों के बाद फिर से वो वहाँ वापस आए, लेकिन वो इस दौरान उनका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था और वो मतलब उनको समझा दिया गया था कि आपको अब कैसे आगे बिहेव करना है। तो इस तरह से मतलब जो भी है, तो वहाँ जो भी लोग जो देश की नीतियों के खिलाफ मतलब काम करते हैं या देश को ऐसा लगता है कि ये देश के हित में नहीं है जो भी कर रहे हैं, और तो इसलिए उनको जो है मतलब गायब कर दिया जाता है। फिर उनको अगर लगता है कि अब ये वापस सुधर गए हैं तो उनको फिर ले आया जाता है वापस, नहीं तो पूरी तरह से गायब कर देते हैं। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। इजराइल ने युद्ध विराम के लिए हमास को एक दिलचस्प ऑफर दिया है। कहा है कि बंधकों की रिहाई के बदले याह्या सिनवार को सेफ एग्जिट दिया जा सकता है। इजरायली सरकार के दूत गर्ल हर्स ने ब्लूमबर्ग न्यूज से बातचीत में खुलासा किया। हर्स को सरकार ने बंधकों की रिहाई की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि सिनवार अपने साथ अपने करीबी लोगों को भी ले जा सकता है। ये ऑफर हमास को बताया जा चुका है, हालांकि उनका जवाब अभी तक नहीं आया है। याह्या सिनवार अगस्त 2024 से हमास का पॉलिटिकल लीडर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अभी गाजा पट्टी में ही छिपा है। इजराइल ने उसको मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में रखा है। दरअसल पॉलिटिकल लीडर बनने से पहले सिनवार गाजा पट्टी में हमास के मुखिया की हैसियत से काम कर रहा था। आरोप है कि उसने और मोहम्मद दिएफ ने 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले की साजिश रची थी। इसी हमले में 1100 से अधिक लोग मारे गए थे। 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। इजराइल ने हमले का बदला लेने और बंधकों को छुड़वाने के लिए जंग शुरू की। चेतावनी दी कि साजिशकर्ताओं को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हमास के नेताओं को टारगेट किया जाने लगा। जनवरी 2024 में लेबनान की राजधानी बेरूत में सालेह अल अरूरी की हत्या की गई। अरूरी हमास का डिप्टी लीडर था। वो हमास और हिजबुल्लाह के बीच पुल का काम कर रहा था। उसकी हत्या के आरोप इजराइल पर लगा, मगर इजराइल ने जिम्मेदारी नहीं ली। फिर आया जुलाई का महीना। 13 जुलाई को इजराइल ने मोहम्मद दिएफ को मारने का दावा किया। दिएफ हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड का मुखिया था। 2 हफ्ते बाद इजराइल ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी की, लेकिन इस बार हमास ने चुप्पी साध ली। इस बीच हमास को एक और झटका लगा।
हमास का पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया ईरान पहुंचा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने। हानिया जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था वहां 30-31 जुलाई के दरमियानी रात हमला हुआ। इसमें हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। इस हमले का आरोप भी इजराइल पर लगा, लेकिन इजराइल ने ना तो नकारा और ना ही स्वीकारा। फिर अगस्त में हमास ने हानिया की कुर्सी सिनवार को दे दी। सिनवार हमास का सर्वेसर्वा बन गया। इस तरह बंधकों का भविष्य उसके साथ नत्थी हो गया। ऐसे में इजराइल के सामने दुविधा पैदा हुई। उसको उस शख्स के साथ डील करना पड़ रहा है जो इजराइल पर सबसे बड़ा आतंकी हमला करने का संदिग्ध है, मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी है। एक तरफ संस्थागत मजबूरियां हैं, दूसरी तरफ इजराइल सरकार पर संघर्ष विराम का दबाव बढ़ रहा है। 31 अगस्त को इजरायली सैनिकों ने 6 बंधकों की डेड बॉडी बरामद की थी, जिसके बाद लाखों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जानकारों का कहना है कि इसी वजह से इजराइल अपने मोस्ट वांटेड को सेफ एग्जिट देने के लिए तैयार हुआ। हालांकि हमास इस शर्त को मान लेगा, इस पर भी संशय है। याह्या सिनवार की कहानी हमने विस्तार से दुनियादारी के एक एपिसोड में बताई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं। अब दूसरी सुर्खी जान लेते हैं जो इराक से आई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इराक पहुंच चुके हैं। जुलाई 2024 में राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा है। वो 13 सितंबर तक इराक में रहेंगे। यूं तो इराक ईरान का निकटतम पड़ोसी है, मगर पिछले कुछ दशकों में उनके आपसी संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। 1980 के दशक में दोनों देशों के बीच जंग हो चुकी है। इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला था, मगर इसने शिया मुस्लिमों को सद्दाम के निशाने पर ला दिया। इराक की लगभग 60% आबादी शिया है। ईरान भी शिया बहुल देश है, जबकि सद्दाम सुन्नी था। उसने अपने समय में ईरान को दूर रखने की कोशिश की। फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम को कुर्सी से उतारा। 2006 में उसको फांसी पर चढ़ा दिया। सद्दाम के बाद इराक में ईरान का वर्चस्व बढ़ा। उसने इराक के शिया गुटों को अपना समर्थन दिया। बाद में वे गुट सत्ता में भी आए। इससे इराक ईरान संबंध बेहतर हुए। इराक ईरान के लिए अहम क्यों है? 3 वजहों से। नंबर 1, पिछले कुछ वर्षों में ईरान पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। 2018 में जब अमेरिका ने न्यूक्लियर डील छोड़ी, तब प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा। दूसरे देशों के साथ व्यापार करना उसके लिए मुश्किल होने लगा। तब इराक ने बाजार मुहैया कराया। 2023 में दोनों देशों के बीच 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। इसके अलावा ईरान गैस भी मुहैया कराता है, जिसका इस्तेमाल इराक पावर प्लांट्स चलाने में करता है। नंबर 2, इराक की पश्चिमी सीमा सीरिया से मिलती है और सीरिया की लेबनान से। सीरिया में बशर अल असद का शासन है, उसको ईरान का समर्थन है। ईरान समर्थित गुटों ने असद की सरकार बचाने में मदद की थी। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह है, उसको ईरान का प्रॉक्सी गुट माना जाता है। इजराइल हमास जंग को या मिडिल ईस्ट का कोई दूसरा विवाद हो, ईरान के हित में ये काम करता रहता है। हिजबुल्लाह लेबनान की रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर है। ये ताकत उसको ईरान से मिलती है। ईरान के हथियार इराक और सीरिया से होकर हिजबुल्लाह तक पहुंचते हैं, इसलिए भी इराक की अहमियत बढ़ जाती है। और तीसरी वजह, बफर जोन। 2013 में सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट ISIS का उभार हुआ। IS इस्लाम की सुन्नी विचारधारा का समर्थन करता है। इसके बरक्स ईरान शिया बहुल देश है। ईरान को IS से खतरा महसूस हुआ। उसने अपने प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव किया। उन्होंने IS को ईरान तक पहुंचाने से रोकने में मदद की। इसके अलावा ईरान के विद्रोही गुटों को रोकने में भी इराक का साथ देता है। वो तमाम दोस्तियों के बीच ईरान के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। इराक ने अमेरिका के साथ भी करीबी संबंध बनाकर रखे हैं, जबकि ईरान की अमेरिका से दांत कटी दुश्मनी चलती है। इराक में अमेरिका की फौज 2003 से मौजूद है। 2011 में वो बाहर निकल गए थे, मगर 2014 में इस्लामिक स्टेट ISIS से लड़ने के लिए वो वापस लौटे। IS का खतरा तो कम हो गया, मगर अभी भी अमेरिका के 2500 सैनिक इराक में है। उनका एक मकसद ईरान के प्रभाव को कम करना भी है। इसी इरादे से उसने 2020 में बगदाद में कुर्द फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या की। वो इराक में ईरान समर्थित गुटों के साथ बातचीत करने पहुंचे थे। सुलेमानी उस वक्त ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स थे। अब समझते हैं कि पेजेश्कियान का यह दौरा कितना खास है। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच 15 समझौतों पर दस्तखत हुए। इनमें व्यापार और सुरक्षा जैसे विषय भी हैं। 11 सितंबर को अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो रूस को मिसाइल बेच रहा है। इसके आधार पर प्रतिबंध बढ़ाने की धमकी दी। ऐसे में इराक के साथ ट्रेड डील उसको कुछ राहत दे सकती है। इराक ईरान का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पहले नंबर पर चीन है। चीन ज़्यादातर तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है, जबकि इराक हर तरह का सामान खरीदता है। वो ईरान को दूसरे देशों के साथ व्यापार करने का रास्ता भी देता है। एक और चीज़, ईरान चाहता है कि अमेरिकी सैनिक जल्द से जल्द इराक छोड़ दे। पेजेश्कियान इराक को अमेरिका पर दबाव डालने के लिए मना सकते हैं।
इन सब के अलावा विद्रोही गुटों को कंट्रोल करने को लेकर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। अब आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से आई है। ऑस्ट्रेलिया ने फौज के कुछ सीनियर कमांडर्स से मेडल छीनने का ऐलान किया है। इन कमांडर्स की यूनिट पर अफगानिस्तान वॉर के दौरान 39 कैदियों और आम नागरिकों की गैरकानूनी हत्या का आरोप है। मेडल वापस लेने का फैसला ब्रेटन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। ये रिपोर्ट 4 बरस की पड़ताल के बाद 2020 में रिलीज की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि फौज के टॉप अधिकारियों को वॉर क्राइम्स की जानकारी नहीं थी, लेकिन यूनिट के कमांडर्स की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस रिपोर्ट के लिए ब्रिटेन ने हजारों दस्तावेज खंगाले, 400 से अधिक गवाहों से बात करी। ब्रिटेन ने कुल 19 सैनिकों के खिलाफ जांच बिठाने की मांग की। इसके अलावा 143 सुझाव भी दिए गए थे। हालांकि सरकार ने प्राइवेसी एक्ट का हवाला देकर डिटेल्स पब्लिक को देने से मना कर दिया। 12 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने संसद में कहा कि हमारे मुल्क के इतिहास में वॉर क्राइम के सबसे गंभीर आरोप हैं। The allegations, which are the subject of the Brereton report, are arguably the most serious allegations of Australian war crimes in our history. The world that Australia is a country which holds itself accountable. Any prosecutions of Australian war crimes will happen inside Australia by Australian courts. In the history of human conflict, it is worth noting that this accountability is very unusual. Major General Brereton has led a process which has global significance, and this accountability. मार्लेस ने यह भी कहा कि अभी जांच चल रही है, आगे मुकदमा चलाने पर विचार चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के मुताबिक 2001 से 2021 के बीच लगभग 26,000 सैनिकों ने अफगानिस्तान में सेवा दी। वे अमेरिका के नेतृत्व में वॉर ऑन टेरर के तहत लड़ने गए थे। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। इन मसलों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। आज का शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।